हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ AR ऑनलाइन स्टडी। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कुछ बेसिक डिफिनेशन के बारे में। आई होप आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, इम्पोर्टेंट है, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त के गवाए। तो आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो XP प्लस YQ इज इक्वल टू Z है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज XP प्लस YQ इज इक्वल टू Z। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इट इज़ इस किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ PP प्लस QQ इक्वल टू R। हियर P क्या होता है, स्मॉल p का कोफिशिएंट, कैपिटल Q क्या होता है, स्मॉल q का कोफिशिएंट, और Z क्या होता है, जो राइट हैंड साइड ये सब जो होते हैं वो R होते हैं। ठीक है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि PQR इज़ अ फंक्शन ऑफ X Y और Z। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे X ही हो, Y हो और यहाँ पे Z ही हो, इज़ अ फंक्शन ऑफ X Y Z। ठीक है, चलिए नाउ एक्सिलरी और सब्सिडरी इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, क्या लिखेंगे, एक्सिलरी और सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx बाई पी dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला फार्मूला को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, dx बाई कैपिटल P इक्वल टू dy बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाई कैपिटल R। PQR हम यहाँ से पुटअप कर देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, यहाँ आपका इजी है, आराम से आप सभी क्वेश्चन को यहाँ तक ये स्टेप तक आप ले आइएगा। लेकिन यहाँ के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि वो गलत है। डायरेक्ट आपको मल्टीप्लायर के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपका सॉल्यूशन कंपेयर से ही बन जा रहा है, ग्रुपिंग मेथड से ही बन जा रहा है, तो मल्टीप्लायर के बारे में सोचना ही नहीं है। मल्टीप्लायर के बारे में तब हम सोचेंगे जब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाए, मतलब कंपेयरिंग करेंगे और वो फेल हो जाए, तब हम मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे, अन्यथा मल्टीप्लायर का भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ग्रुपिंग मेथड कैसे होते हैं। यहीं पे थोड़ा सा ट्रिकी है, जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है। तब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड जो है या फिर कंपेयर मेथड। फर्स्ट हम dx और dy को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेकेंड dx और dz को कंपेयर करेंगे, थर्ड dy और dz को कंपेयर करेंगे। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि dx और dy के डिनोमिनेटर में हमेशा x और y का टर्म होना चाहिए। अगर x और y का टर्म होगा तो ही इंटीग्रल होगा, नहीं तो ये इंटीग्रल नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे z हो जाए तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह dx और dz के डिनोमिनेटर में x और z का फंक्शन होना चाहिए। अगर y का फंक्शन होगा तो ये जो कंपेयर है फर्स्ट रेशियो, इसे फर्स्ट रेशियो, इसे सेकंड रेशियो, इसे थर्ड रेशियो कहते हैं बच्चों। तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो को जब आप देखिएगा डिनोमिनेटर में x और z के अलावा y प्रेजेंट होगा तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह dy और dz के डिनोमिनेटर में y z के अलावा यानी x प्रेजेंट होगा तो ये थर्ड फेल हो जाएगा। तो लकीली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में इजी दिया हुआ है, dx के डिनोमिनेटर में x है और dy के डिनोमिनेटर में y है। बट जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा टफ कर दिया जाए तो नहीं मिलेगा, अन्यथा एक ना एक मल्टीप्लायर आपको मिल ही जाएगा कंपेयर करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, नाउ लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग। आप कंपेयर को भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट 2 रेशियो से, आप फर्स्ट या सेकेंड और थर्ड रेशियो ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले सकते हैं, ये आपकी कॉल है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो या फिर फर्स्ट 2 रेशियो। कंपेयरिंग फर्स्ट 2 रेशियोज वी हैव, क्या देखने को मिलता है मुझे, dx बाई, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख तो रहा है, dx बाई x इक्वल टू dy बाई
वाई। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, और 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देते हैं log a। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, log x इज इक्वल टू log y इंटू a। ये कैसे आया, तो बच्चों यहाँ पे एक log का फॉर्मूला लगता है, चलिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे log का मैंने प्रॉपर्टी लगाया। अब क्या होता है, log log आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई इंटू ए, यानी कि x बाई वाई इक्वल टू ए। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल आया, इस इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड रेशियो है हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो ले रहे हैं, आप सेकेंड और थर्ड रेशियो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आंसर में डिसमैच आपको दिखेगा सिर्फ वेरिएबल का, बट आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, या फिर आप सेकेंड और थर्ड जो भी ले सकते हैं, आपकी कॉल है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड रेशियोज़। नाउ कंपेयरिंग, चलिए लिख रहा है कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज वी हैव। ठीक है, वी हैव दैट इज dx बाई एक्स इक्वल टू dz बाई जेड। अब तो ये dx और dz के डिनोमिनेटर में x और z का फंक्शन है, इस वजह से ये ईजिली इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन अगर y होता तो वो नहीं होता, अगर होता भी y तो किसी तरह से एलिमिनेट हो जाता, तब वो इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि y होगा तो होगा ही नहीं, ये नहीं है। अगर होगा तो किसी तरह से अगर एलिमिनेट हो जा रहा है तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा एलिमिनेट तो वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रख के कंपेयर करिएगा। ठीक है, मैं और क्वेश्चन लूँगा, आई होप आपको ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन और लूँगा और उसमें आपको मैं बताऊँगा कि इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1/z का log z, प्लस यहाँ पे मैंने log b मान लिया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि log का फंक्शन इस वजह से log b मान लिए। अब यहाँ पे log x इज इक्वल टू log z इंटू बी। ठीक है, मैंने log का प्रॉपर्टी लगाया, log a प्लस log b इंटू log a इंटू बी, और यहाँ पे x बाई जेड इज इक्वल टू बी। मैंने किया log log कैंसिल, x इक्वल टू जेड बी, एक्स बाई जेड इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये हुआ आपका इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है। ठीक है, लिखेंगे नाउ फ्रॉम 3 and 4 दी जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ 3 and 4 दी जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल को हम लोग मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज़ क्या होगा, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आंसर को आप एफ ऑफ ए कॉमा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। या फिर ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं, या फिर बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, वो आपकी कॉल है, आप जो भी लिख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए का वैल्यू क्या है एक्स बाई वाई, बी का वैल्यू है वाई बाई जेड, सॉरी एक्स बाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हुआ आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। या फिर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक और सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी, या फिर बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, आप यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए मैं पुट कर दे रहा हूँ। ए का वैल्यू कितना है एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है एक्स बाई जेड, या बी का वैल्यू है एक्स बाई जेड एफ ऑफ एक्स बाई वाई। यही आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन, जनरल इंटीग्रल, जो भी बोलिए। ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। अगर आप आंसर एग्ज़ाम में ये लिख रहे हैं और आपका बगल वाला को ये लिख रहा है तो दोनों को उतना ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर दे रहा हूँ मैंने क्या क्या क्वेश्चन में किया था। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ लिखना क्या है, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एज इट इज़ लिख देंगे और इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और ये किस फॉर्म में दिख रहा है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में दिख रहा है। पी क्यू आर का वैल्यू मैंने लिखा इक्वेशन की मदद से, ठीक है, इक्वेशन 1 की मदद से मैंने पी क्यू आर का वैल्यू लिखा और एक्सिलरी इक्वेशन मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लायर के बारे में नहीं सोचना है। मल्टीप्लायर क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर है कि इस रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे जोड़ने या घटाने पे एक नया रेशियो मिलता है जो कि इन तीनों रेशियो के इक्वल होता है। वो मल्टीप्लायर क्या करता है कि मल्टीप्लाई करके इन तीनों रेशियो के तीनों रेशियो के मदद से एक नया रेशियो निकल के आती है। मल्टीप्लायर का काम वही होता है। तो वो चीज़ हम बाद में जब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें मैं आपको डीपली में बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीप्लायर लेते हैं, कब लिया जाता है और कौन कौन सा मल्टीप्लायर पॉपुलर है। वो सारे बातों को मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, तो फर्स्ट में मेरा क्या प्रायोरिटी बनता है, कंपेयरिंग या फिर ग्रुपिंग, उसी को कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो को ग्रुपिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या ये ग्रुपिंग करने पे, ये कंपेयर करने पे ये क्या इंटीग्रल आ रहा है या फिर नहीं। वो कैसे पता चलता है, हम देखेंगे कि dx और dy के डिनोमिनेटर में x और y का फंक्शन ही होना चाहिए। अगर z का होगा तो किसी तरह से वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो फर्स्ट और सेकेंड रेशियो हमारा फेल हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड रेशियो में देखेंगे x और z के डिनोमिनेटर में x और z ही होना चाहिए। अगर y होगा तो किसी तरह से वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हमारा ये फेल हो जाएगा। इसी तरह थर्ड और सेकेंड और थर्ड भी उसी तरह से देखा जाना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लकीली यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि सभी इंटीग्रल में हो रहा है। आप फर्स्ट सेकंड लीजिए, सेकंड थर्ड लीजिए या फर्स्ट थर्ड लीजिए, सभी इंटीग्रल में। इजी क्वेश्चन है इस वजह से, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जब मैं क्वेश्चन आगे जब लूँगा तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में इतना ईजी दिखने में लग रहा है, बट ऐसा ईजी होता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहाँ से आपको कंपेयर करने से आपको इंटीग्रल निकल रहा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको बनाने से ही पता चलेगा। मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, इंटीग्रल किया, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एक्स बाई वाई इक्वल टू ए मिला। इसी तरह हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई जेड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मुझे एक्स बाई जेड इक्वल टू बी मिला। अब हमारा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल होना चाहिए कि आप 2 ही इंटीग्रल क्यों निकाल रहे हैं, आप 3 क्यों नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक सवाल है कि आप 2 ही इंटीग्रल क्यों निकाल रहे हैं, और यहाँ पे ए और बी 2 ही कांस्टेंट क्यों हैं। यहाँ तो 3 इंटीग्रल पॉसिबिलिटी है,
तो यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है। हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो है जेड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है ना। जेड यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों ये ध्यान में देखिए, जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उतना यहाँ कांस्टेंट दिखेगा। अगर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है तो यहाँ कांस्टेंट 2 दिखेगा। अगर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है तो यहाँ भी कांस्टेंट 3 दिखेगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है, इस वजह से यहाँ मैंने 2 इंटीग्रल लिया। अगर यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो 3 इंटीग्रल लेते और यहाँ पे 3 कांस्टेंट दिखने को मिलता, ए बी और दैट इज़ सी, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। फिर आप सॉल्यूशन को एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी या बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए। आपकी कॉल है, आप ये तीनों में से कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस 2x वाई क्यू प्लस 2x जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। मैं इसको लिख रहा था, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस इक्वेशन को मैं एज इट इज़ लिख लिया और मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। फिर इट इज़ किस फॉर्म में दिख रहा है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। पी क्यू आर मैंने कोफिशिएंट मैंने लिखा पी क्यू आर और मैंने एक्सिलरी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसमें पहले आपको कंपेयर करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लायर के बारे में सोचना है। तो देखिए मैंने फर्स्ट और सेकेंड को मैंने कंपेयर किया, dx और dy को। तो क्या होना चाहिए, dx और dy के जब डिनोमिनेटर में x और y का ही फंक्शन होना चाहिए, और अगर किसी तरह z का फंक्शन दिखा तो वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे z का फंक्शन z दिख रहा है और ये किसी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मेरा फर्स्ट और सेकेंड रेशियो फेल। ये ग्रुपिंग मेथड फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेगा, आपको इंटीग्रल नहीं मिलेगा। इसी तरह फर्स्ट और थर्ड रेशियो को जब मैं कंपेयर करूँगा तो x और z के अलावा, यानी कि अगर y प्रेजेंट होगा और वो किसी तरह से एलिमिनेट नहीं होगा तो वो हमारा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है y प्लस में है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर किसी तरह से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, इस वजह से ये हमारा फर्स्ट और थर्ड रेशियो फेल हो जाएगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड रेशियो में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ -2x है, dy और dz के अलावा x अगर होगा या किसी तरह से वो एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा वो इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। यही था कॉन्सेप्ट। तो y और z के डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखिए, x है, इसमें भी x है, और ये x और ये x आपस में क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है, इस वजह से ये इंटीग्रल में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, comparing last two ratio of second and third ratios we have, इसको लेंगे क्या देखने को मिलेगा, dy बाय -2xy dz बाय -2xz। अब यहाँ पे -2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, dy बाय y dz बाय z। अब इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, ऑन इंटीग्रेशन वी हैव क्या होगा, log y log z। मैं यहाँ पे एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ log a। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू जेड ए, ये कैसे आया, तो मैं यहाँ पे एक रीज़न में लिख दे रहा हूँ। पहले तो मैं log a प्लस log b को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। ये ज़रूरी बनता है कि अगर आप कोई इक्वेशन किसी स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं और वो डिफरेंट हो या फिर किसी वजह से जा रहे हैं, या इक्वेशन की मदद से या किसी फार्मूला की मदद से, तो आप बगल में उसका रीज़न ज़रूर लिख दिया करिए।
वो इट्स गुड आइडिया अबाउट इट। ये बहुत अच्छे संकेत है कि क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ बच्चों को नॉलेज है कि ये कौन सा स्टेप में, किस स्टेप में कैसे किया, उनका बगल में मेंशन आप ज़रूर कर दीजिएगा। एग्जामिनर अधिकतर यही चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ये फॉर्म से ये फॉर्म कैसे आया, इसकी रीज़न क्या है, बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो ये एग्ज़ामिनर अक्सर देखते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम में। y बाई जेड इक्वल टू ए, ये हमारा रिलेशन यहाँ 2 था, यहाँ इसको मैं 3 मान लेता हूँ। चलिए हम लोग कुछ मल्टीप्लायर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है मल्टीप्लायर, फिर हम क्वेश्चन में आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लायर होता क्या है, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर रेशियो, कोई दो रेशियो आपस में इस तरह से इक्वल हो, ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू डी, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है। तो अगर ये दो रेशियो आपस में इक्वल है तो इनका सम भी आपस में के इक्वल होंगे इन दोनों के, और इनका सब्ट्रैक्शन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर कोई तीन रेशियो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, अगर तीन रेशियो आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों का सम तीसरे का बराबर होगा, या फिर ये दोनों का सम पहले का बराबर होगा, या फिर ये दोनों का सम बीच वाला का बराबर होगा, या फिर सब्ट्रैक्शन बोल लीजिए। अगर कोई नंबर से, कोई नंबर मान लेते हैं हम एल एम एन, ठीक है, कोई नंबर है एल एम एन, अगर एल एम एन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसको मैं जोड़ दूं तो वो जो नया रेशियो आएगा वो नया रेशियो इन तीनों के बराबर होगा। चलिए ये कुछ इस तरह से होगा, इसको जब मैं एल एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखने को मिलेगा ए इंटू एल प्लस सी इंटू एम प्लस ई इंटू एन बाई बी इंटू एल प्लस डी इंटू एम प्लस एफ इंटू एन, ए एल प्लस सी एम प्लस ई एन डिवाइडेड बाई बी एल प्लस डी एम प्लस एफ एन। ये जो न्यू रेशियो है ना, ये न्यू रेशियो इन तीनों रेशियो के क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से हमें समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चलिए 8/4 इज इक्वल टू 4/2, 2/1। अब मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लायर ले रहा हूँ 2, 1 और 3, ठीक है, 2, 1, 3 में ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 8 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ई एल एम एन है, एल एम एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 इंटू 2, 4 इंटू 1, 2 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 3, तो ये क्या होगा 16 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 8 प्लस 2 प्लस 3, 16 4 20 6 26, 8 2 10 और 3 13। क्या ये चीज़ इन तीनों के इक्वल है, एकदम इक्वल है। तो इससे ये पता चलता है कि आप यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई क्यों ना लें, तो जो नया रेशियो आएगा वो इन तीनों के इक्वल होगा। यही मैं आपको समझाने वाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि चलिए मैं कुछ मल्टीप्लायर को लिख रहा हूँ जो पॉपुलर मल्टीप्लायर हैं, अधिकतर वो क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो वो मल्टीप्लायर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार यूज़ हो, लेकिन जनरली अगर देखें क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में वो मल्टीप्लायर देखने को मिलता है। जो पॉपुलर मल्टीप्लायर है, क्या है, पॉपुलर मल्टीप्लायर क्या है, एक्स वाई जेड, फिर क्या है 1/x, 1/y, 1/z, और क्या हो सकता है एल एम एन 1
1 LX प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 1/x² कोमा 1/y² कोमा 1/z², ये भी है 1/yz 1/zx zx फिर xy, कुछ इस तरह से है, कुछ पॉपुलर मल्टीप्लायर है। 1/x², ठीक है। और क्या होगा 1/lx प्लस 1/mx प्लस 1/nx, ये भी होगा 1/xyz 1/xyz 1/xyz, ये भी हो सकता है। तो ये जनरली पॉपुलर मल्टीप्लायर है, अधिकतर मुझे ज़्यादातर ये और ये देखने को मिलता है। ये भी दिखा है कुछ क्वेश्चन में, अधिकतर क्वेश्चन में ये है, लेकिन आप देखिएगा उसमें कौन कौन सा मल्टीप्लायर यूज़ हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आप मल्टीप्लायर को लीजिएगा। किस तरह से आप मल्टीप्लायर सेट करिएगा वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अगले लेक्चर में। फ़िलहाल हम यहाँ पे जो मल्टीप्लायर के यूज़ कर रहे हैं वो XYZ है, ठीक है। कैसे, अब इसके पीछे का एक रीज़न समझ लीजिए कि मैं XYZ मल्टीप्लायर क्यों ले रहा हूँ। पेन कहाँ है, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, चलिए मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों लिया XYZ। dx बाई क्या है, y² प्लस z² माइनस x², dy बाई क्या है -2xy, और dz बाई क्या है -2xz। अब ध्यान से देखिए मैंने x, y और z क्यों लिया। देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप कोई मल्टीप्लायर का यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप ध्यान से देखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। न्यूमरेटर ये कहता है कि अगर आप कोई मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं तो हम उनका इंटीग्रेशन कर सके ईज़िली, मतलब यहाँ पे जो भी मल्टीप्लायर यूज़ करिएगा आराम से यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है कि आप जब वो मल्टीप्लायर का यूज़ कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में किसी तरह से वो कैंसिल आउट हो जाए। ये आप दो चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पहला चीज़ कि किसी तरह से वो इंटीग्रल हो जाए, दूसरा चीज़ कि डिनोमिनेटर में जोड़ने पे वो किसी तरह से कैंसिल आउट हो जाए। तो ये दो चीज़ को आपको ध्यान में रख करके मल्टीप्लायर को लेना होगा। टफ़ नहीं है, आपको फर्स्ट बार आप देख रहे हैं तो आपको टफ़ लगेगा, बट जब आप nth स्टेप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ईजी लगने लगेगा ये क्वेश्चन। तो जैसे मैं x से मल्टीप्लाई किया तो dx को तो सेटिस्फेक्शन मिल गया, dy को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया, और dz को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ हम इन तीनों का इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे XY² देखने को मिलेगा, और यहाँ पे y से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो XY² देखने को मिलेगा, -2xy² देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस में XY², यहाँ पे माइनस में XY², तो क्या दिखेगा -XY²। इसी तरह यहाँ पे दिखेगा -z², फिर -x³, फिर वहाँ से हम लोग -x कॉमन ले लेंगे, और फिर आप देखिएगा एकदम ईजिली इंटीग्रेशन में आ जाए। मतलब कि हमारा जो मेन मोटिव है ना मल्टीप्लायर का, किसी तरह से वो इंटीग्रेबल में हो जाए, बस यही हमारा मेन मोटिव है कि आप जो भी मल्टीप्लायर लीजिए किसी तरह से एक इंटीग्रल दे वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, y² प्लस z² माइनस x², यहाँ पे 2xy² हो जाएगा, 2xz² हो जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz। जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पे XY² प्लस में, यहाँ पे माइनस में 2xy², तो क्या बचेगा xy² बचेगा। यहाँ पे xz² प्लस में, यहाँ पे -2xz², क्या बचेगा -xz² बचेगा, क्या फिर यहाँ पे -x³। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया, कैलकुलेशन किया इजीली है। x dx प्लस y dy प्लस z dz। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, -x कॉमन ले रहा हूँ। जैसे मैं -x कॉमन लूँगा तो ये x², चलिए मैं x² y² और
जेड स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखिएगा, ये अब इंटीग्रल में आ गया। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन में आ चुका है। देखिए कैसे, मैं लास्ट टू रेशियो, फोर्थ और थर्ड रेशियो को ले रहा हूँ, या फिर आप सेकेंड और फोर्थ रेशियो को ले सकते हैं। मैं लास्ट टू रेशियो को ले रहा हूँ। नाउ कंपेयरिंग लास्ट टू, क्यों मैं टू रेशियो को ले रहा हूँ, इस वजह से देखिए यहाँ पे -x है, यहाँ भी -x है और यहाँ भी -x है, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने सजेशन किया या तो 2 और 4th लीजिए या फिर 3rd और 4th लीजिए रेशियो। मैंने 4th और 3rd रेशियो लिया। कंपेयर करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। -2xz इक्वल टू x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन -x, ठीक है, जेड स्क्वायर। अब देखिए -x और -x कैंसिल। अब ये 2 को मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड, तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये इजीली इंटीग्रेबल में हो चुका है। इस 2x dx का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, वो ये 2x dx कब आया होगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ होगा 2x dx। इस तरह y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2y dy, और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2z जेड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे का फंक्शन भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो ये क्या देगा, log x का log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 2x आएगा, वाई स्क्वायर का 2y dy, जेड स्क्वायर का 2z dz। ये इस तरह से दिखेगा। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे। इजी है, बहुत इजी है। बस आपको जो भी दिक्कत होगा वो आपको इंटीग्रल में होगा, बाकी इस क्वेश्चन में कहीं दम ही नहीं है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट 1/z का क्या होगा log z। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंसेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस log, यहाँ मैंने a माना था, यहाँ मैं b मान रहा हूँ। log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू बी आएगा। तो क्या मैं b इज इक्वल टू जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या? सोचिए मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, log का प्रॉपर्टी लगाया, log a प्लस log b इंटू log a इंटू बी, दिस इंटू दिस। फिर मैंने ये वाला पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर में लेके आ गया, तो b इक्वल टू जेड बाई ये देखने को मिलेगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, चलिए मैं लिख देता हूँ। आपको यहाँ लिखना है नाउ 3 and 4, नाउ टेकिंग 3 and 4, नाउ टेकिंग 3 and 4, now taking 3 and 4, the general solution of the given partial differential equation 1 क्या होगा, that is f of a, b is equal to 0। अब a और b का वैल्यू आप लिख दीजिए, y by z, z by
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर बोलिए जनरल सॉल्यूशन। बात एक ही है। आप इस चीज़ को a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a के भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपकी कॉल है, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस क्वेश्चन को लिया और इस क्वेश्चन को मैं एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 माना। अब ये क्वेश्चन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में दिख रही है, तो मैंने पी क्यू आर का वैल्यू मैंने लिखा और इसे एक्सिलरी के उसमें मैंने पुट कर दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि आप इस तरह से कंपेयर करिए कि आपका इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी कि dx और dy के डिनोमिनेटर में z का फंक्शन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो किसी तरह से वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ z का फंक्शन किसी तरह से एलिमिनेट नहीं हो रहा, इस वजह से ये फेल हो जा रहा है फर्स्ट टू। इस तरह फर्स्ट और थर्ड भी फेल हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड में देख रहे हैं x का y और z के अलावा x है और ये एलिमिनेट हो जा रहा है, किसी कट जा रहा है, इस वजह से मैंने सेकेंड और थर्ड लिया और यहाँ से मैं फर्स्ट इंटीग्रल लेके आया। अब मैं सेकेंड इंटीग्रल अब कैसे लाऊंगा, मल्टीप्लायर की मदद से। अब मल्टीप्लायर का क्या था कॉन्सेप्ट कि आप मल्टीप्लायर वही मल्टीप्लायर यूज़ करिए जिनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इंटीग्रल न्यूमरेटर में ईजिली इंटीग्रल हो जाए और डिनोमिनेटर में किसी तरह से वो कट जाए, कट करके 0 दे दे, ठीक है ना, किसी तरह से वो फैक्टर हो जाए और हमारा इंटीग्रल के फॉर्म में आ जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके आपको मल्टीप्लायर को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लायर ले सकते हैं और आप सॉल्यूशन बना सकते हैं, नहीं, आपको वही मल्टीप्लायर लेना होगा जो आराम ईजिली इंटीग्रेशन में आ जाए, ठीक है ना। मेन मोटिव आपका यही होना चाहिए, किसी तरह से वो इंटीग्रल में आ जाए। तो मैंने यहाँ एक्स वाई जेड लिया, एक्स वाई जेड जैसे मैंने लिया तो dx को कोई आपत्ति नहीं है x से, dy को भी कोई आपत्ति नहीं है y से और dz को भी कोई आपत्ति नहीं है z से, क्योंकि ये तीनों का आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस फॉर्म में दिखा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये चीज़ मैंने रिकॉल कर चुका था कि हाँ ये चीज़ ऐसा दिखने वाला है, और मैं यहाँ से अगर 2 अगर कॉमन नहीं भी होती तो मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आराम से इंटीग्रेशन हो जाता। तो जब मैं एक्स वाई जेड लिया तो मैं कुछ इस तरह से मैं पहले ही फॉर्म मैंने सोच लिया था कि ऐसा फॉर्म आने वाला है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगेगा। फ़िलहाल अभी पहला फर्स्ट क्लास होगा तो थोड़े से दिक्कत आएगी, बट जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इजी समझ में आने लगेगा और आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो क्यों ना कर रहे हो। तो नाउ कंपेयरिंग लास्ट 2 रेशियो, मैंने लास्ट 2 रेशियो को कंपेयर किया, फिर यहाँ पे माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे लकीली यहाँ पे 2 दिख रहा है तो मैंने 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 नहीं दिखता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता और डिवाइड करता ताकि ये इंटीग्रल में आ जाए, ठीक है। फिर सिंपली मैंने 1/z का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/z का होता है log z, इसका दिस एंड दिस एंड दिस। फिर मैंने क्या किया, 4 and 5 द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन 1, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली फ्यूचर वीडियो लेक्चर आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।